तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और टॉप सीक्रेट चेन रिएक्शन की गहराई में गोता लगाते हैं। एक ऐसा सिलसिला जिसके चलते दुनिया के कुछ गिने चुने देशों ने पृथ्वी की सबसे विनाशकारी तकनीक हासिल कर ली। इस पूरे विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों से उस खौफनाक सफर को समझेंगे जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, 1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इजराइल को परमाणु बम बनाने से रोकने की इतनी कोशिश क्यों की थी। असल में ये सीक्रेट टेंशन हमें बहुत खूबी से दिखाती है कि कैसे परमाणु शक्ति की चाहत ने करीबी दोस्तों को भी जासूसी, हनी ट्रैप और धोखेबाजी के रास्ते पर धकेल दिया। अरब दुनिया और रूस के साथ दांव इतने ऊंचे थे कि कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। आज हमारी दुनिया में लगभग 195 देश हैं और हर एक देश अपनी सुरक्षा और मिलिट्री पावर बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। सुरक्षा की इस होड़ में हर कोई खुद को सबसे ताकतवर बनाना चाहता है। लेकिन यहाँ सबसे हैरानी की बात यह है कि इन 95 देशों में से सिर्फ 10 देश मतलब महज 5% ही इस जानलेवा ग्लोबल खौफ को पार करके इस एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा बन पाए हैं। इस क्लब में एंट्री पाना कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये सब कैसे हुआ, इसे पूरी तरह से समझने के लिए हम इस 60 साल के अराजक इतिहास को एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझेंगे। इन 5 अहम पड़ावों में द एक्सक्लूसिव क्लब, द एटॉमिक पायनियर्स, बदलते वैश्विक गठबंधन, एशियाई हथियारों की होड़ और अंत में विसंगतियां और भविष्य। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 2, द एटॉमिक पायनियर्स। आइए देखते हैं कि कैसे एकदम शुरुआती वैज्ञानिक खोजों ने ही कोल्ड वॉर के खौफ को जन्म दे दिया था। पूरी कहानी 1938 में शुरू होती है। एक ऐसी धमाकेदार जर्मन खोज हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस खोज से डरे हुए एल्बर्ट आइंस्टीन ने तुरंत अमेरिका को हिटलर के खतरनाक इरादों को लेकर वार्निंग दी और इसी चेतावनी का नतीजा था एक बेहद खर्चीला और टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका और सोवियत संघ सहयोगी थे, है ना? लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर रिसर्च शेयर करना एकदम से बंद कर दिया। इससे सोवियत संघ इतना भड़क गया कि उसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर ही अपने जासूस प्लांट कर दिए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकियों ने भी पलटवार किया और सोवियत संघ को नकली ब्लूप्रिंट देने के लिए डबल एजेंट्स का इस्तेमाल किया। और बस यहीं से पहले 3 डोमिनो एक एक करके गिरने लगे। 1945 में अमेरिका की कामयाबी देखकर सोवियत संघ पूरी तरह घबरा गया, जिसने उसे 1949 में अपना पहला टेस्ट करने पर मजबूर कर दिया। वहीं अमेरिका द्वारा क्यूबेक समझौते को तोड़ने के बाद एक अपमानित यूके को भी 1952 तक ऑस्ट्रेलिया में अपना खुद का बम फोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। भाग 3, बदलते वैश्विक गठबंधन। जैसे जैसे इन शुरुआती देशों ने अपनी ताकत मजबूत की, क्षेत्रीय विवादों ने नए खिलाड़ियों को इस खतरनाक होड़ में धकेलना शुरू कर दिया। यहाँ पर खतरे का स्तर एक नए मुकाम पर पहुंच गया। अमेरिका ने एटॉमिक फिजन से आगे बढ़कर हाइड्रोजन बम बना लिया, जो बिल्कुल सूरज की तरह फ्यूजन पर काम करता है। मतलब हिरोशिमा पर गिराए गए बम से सीधे 450 गुना ज्यादा ताकतवर, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला। इस बीच फ्रांस की कहानी कुछ अलग ही ट्रैक पर थी। 1956 के स्वेज नहर संकट के दौरान जब अमेरिका और सोवियत संघ ने फ्रांस को मिस्र से पीछे हटने के लिए मजबूर किया, तो उस भयानक अपमान ने फ्रांस को अंदर तक झकझोर दिया। इसी शर्मिंदगी का बदला लेने के लिए उन्होंने नाइजर और गैबोन जैसी अफ्रीकी कॉलोनियों से यूरेनियम मंगवाया और 1960 में रेगिस्तान में अपना टेस्ट कर डाला। अब इस नंबर 596 को लेते हैं। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। चीन ने 1964 में अपने पहले परमाणु परीक्षण का नाम ही 596 रखा था। क्यों? क्योंकि ये सोवियत संघ के मुंह पर एक सीधा और करारा तमाचा था। दरअसल जून 1959 में सोवियत संघ ने चीन के साथ अपने जॉइंट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया था। और इसी दौरान मिडिल ईस्ट में इजराइल ने 1967 में चुपचाप अपना अघोषित परमाणु कार्यक्रम पूरा कर लिया था। ये सच्चाई तो दुनिया से छिपी ही रहती अगर 1986 में मोर्दचाई वनुनु नाम के एक साहसी टेक्नीशियन ने तस्वीरें लीक न की होती। इसका अंजाम क्या हुआ? एक बहुत ही नाटकीय मोसाद हनी ट्रैप और वनुनु को पूरे 18 साल की जेल। भाग 4, एशियाई हथियारों की होड़। ये हमें एक बेहद अस्थिर और सेंसिटिव इलाके में ले आता है, जहां डोमिनो इफेक्ट एक बहुत ही तेज लोकल चेन रिएक्शन में बदल गया। ये तनाव एक के बाद एक होने वाली घटनाओं की बड़ी खतरनाक कड़ी थी
1962 में हिमालय में मिली हार और फिर 1964 में चीन के परीक्षण ने भारत के 1974 के स्माइलिंग बुद्धा विस्फोट को ट्रिगर किया। इस धमाके की गूंज तुरंत सीमा पार सुनाई दी, जिसने बुरी तरह घबराए हुए पाकिस्तान को 1998 में पहाड़ों के भीतर अपने खुद के परमाणु धमाके करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात है, ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसके पीछे एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस फेलियर का हाथ था। एक ऐसा फलता फूलता ब्लैक मार्केट शुरू हुआ जहां पाकिस्तान ने उत्तर कोरिया की एडवांस मिसाइल तकनीक के बदले में उन्हें यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज के ब्लूप्रिंट सौंप दिए। ये सीधा सीधा हथियारों का व्यापार था। इस पूरी जासूसी और ब्लैक मार्केट का असली पैमाना तब सामने आया जब 2004 में पाकिस्तानी वैज्ञानिक डॉक्टर AQ खान ने नेशनल टीवी पर आकर खुद कबूला। उन्होंने ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया जैसे कई देशों को यह विनाशकारी तकनीक बेचने की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। भाग 5, विसंगतियां और भविष्य। चलिए अब इस खौफनाक इतिहास के आखिरी मामलों पर नजर डालते हैं और सोचते हैं कि भविष्य में क्या छिपा है। दक्षिण अफ्रीका का केस इतिहास में सबसे अजीबोगरीब है। रंग भेद यानी अपार्थाइड के कारण दुनिया भर से उनका बायकॉट हुआ और ऊपर से अंगोला में सोवियत विस्तार का डर। इसने उन्हें इजराइल के साथ एक सीक्रेट गठबंधन बनाने पर मजबूर किया। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि 1990 में दक्षिण अफ्रीका दुनिया का पहला और एकमात्र ऐसा देश बना जिसने अपनी मर्जी से अपने परमाणु हथियारों को खत्म कर दिया। वहीं दूसरी ओर है उत्तर कोरिया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के डर से उत्तर कोरिया ने पाकिस्तान से चुराए गए ब्लूप्रिंट्स का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को तोड़ते हुए आखिरकार 10वें परमाणु राज्य के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। 2006 के टेस्ट और फिर 2009 के एक बहुत ही भीषण धमाके ने दुनिया को उनकी असली ताकत दिखा दी। तो इस पूरे इतिहास को खंगालने के बाद आज एक बहुत ही भयानक सवाल हमारे सामने खड़ा है। जिस तरह से इजराइल ईरान पर दबाव डाल रहा है और सऊदी अरब खुले तौर पर कह चुका है कि वो किसी भी ईरानी परमाणु सफलता का बराबरी से जवाब देगा, तो कौन सा डोमिनो अगला गिरेगा? हमने देखा कि कैसे डर और असुरक्षा ने इस विनाशकारी होड़ को जन्म दिया। सोचने वाली बात यह है कि हथियारों की ये चेन रिएक्शन आखिर कहां जाकर रुकेगी।